प्यारे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी, यहाँ हिंदी का अध्ययन तो हम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो नाम दिया गया है प्रयोजन मूलक हिंदी, इसका तात्पर्य क्या है? मतलब क्या है? क्या जो हिंदी अब तक हम पढ़ रहे हैं, क्या वो प्रयोजन के लिए नहीं है? क्या वो उपयोगी नहीं है? प्रयोजन मूलक शब्द का मतलब है जिसका प्रयोजन होता है, जिसका उपयोग होता है, अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी, उपयोगी हिंदी। कबीर के दोहे हम जो पढ़ चुके हैं, और जो कहानियां पढ़ चुके हैं, और कविताएं पढ़ चुके हैं, क्या वो सभी तो अनुपयोगी हैं? लेकिन ये बात नहीं है कि यहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी आज एक अलग विषय बन गया है। प्रयोजन मूलक हिंदी के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसके मूल में हम अंग्रेजी के उस शब्द को देख सकते हैं जहां फंक्शनल शब्द का उपयोग किया जाता है। फंक्शनल इंग्लिश, फंक्शनल हिंदी। यहाँ फंक्शनल शब्द के लिए हिंदी में प्रयोजन मूलक का शब्द अपनाया गया। प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसको अंग्रेजी में फंक्शनल हिंदी कहा जाता है, और इसका तात्पर्य, इसका अर्थ है हिंदी के उस स्वरूप को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, विधि विधि का मतलब है कानून के क्षेत्र में, संचार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अथवा अन्य अन्य गतिविधियों के संदर्भ में जिस हिंदी का रूप प्रयुक्त होता है उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। अथवा इसे कामकाजी हिंदी भी कहा जा सकता है। कामकाजी हिंदी का मतलब है जो वर्किंग हिंदी, जिसे अंग्रेजी में हम अनुवाद कर सकते हैं, जिस हिंदी की सहायता से हम अन्य अन्य क्षेत्रों में अपना सामान्य उपयोग प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य उपयोग के लिए जिस हिंदी का उपयोग होता है उसे हम प्रयोजन मूलक हिंदी कह सकते हैं। ये तो हम कक्षा में, क्लास में साहित्यिक हिंदी का अध्ययन करते हैं। काव्य, पद्य, गद्य, उपमेय साहित्य के अनेक प्रकार हैं, तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं जहां भाषा का स्वरूप एकदम अलग होता है। और दूसरी तरफ विज्ञान के क्षेत्र में अगर हिंदी का प्रयोग हो, तंत्रज्ञान अथवा तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग हो, विधि अथवा लीगल लैंग्वेज के रूप में, कानून की भाषा के रूप में जहां हिंदी का उपयोग हो, अथवा टेलीकम्युनिकेशन के संदर्भ में, कम्युनिकेशन के संदर्भ में, संचार, संचार का अर्थ है कम्युनिकेशन के संदर्भ में जिस हिंदी का उपयोग होता है, इन सभी रूपों को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, साहित्यिक हिंदी को किनारे कर, अलग रखकर। तो इसलिए इसे कामकाजी हिंदी का नाम भी गया है। व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों में बरती जाने वाली भाषा, क्योंकि व्यक्ति भाषा के विभिन्न रूपों का उपयोग करता है। भाषा विज्ञानियों ने स्थूल रूप से सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा, इन दो भागों में विभक्त किया है। कुछ लोग भाषा को बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा, इन तीन भागों में विभाजित करते हैं। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। एक सर्वमान्य तथ्य है, फैक्ट है, कि प्रयोजन के अनुसार, प्रयोजन का मतलब है यूटिलिटी, उपयोगिता के अनुसार शब्द चयन, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य गठन, अलग अलग ढंग से वाक्य बनाए जाते हैं। भाषा प्रयोग भी बदल जाता है। प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, वाक्य गठन अर्थात वाक्य निर्माण, भाषा प्रयोग बदलता रहता है। प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए कुछ अन्य वाक शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। या कभी कभी इसे व्यावहारिक हिंदी भी कहते हैं, कामकाजी हिंदी कहते हैं, प्रयोजनीय हिंदी कहते हैं, प्रयोजन परक हिंदी कहते हैं, प्रायोगिक हिंदी कहते हैं, प्रयोग परक हिंदी कहते हैं। लेकिन सामान्य रूप से आज इसे प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से ही जाना जाता है। फंक्शनल हिंदी अंग्रेजी में, इस तरह फंक्शनल इंग्लिश का उपयोग होता है, उसी तरह यहाँ फंक्शनल हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से आज अलग कोर्स चलता है, अलग पाठ्यक्रम ही चलता है। ताकि पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में इसे रखा गया है, लेकिन इस संबंध में अलग डिप्लोमा कोर्स है अथवा अलग एमए कोर्स भी है प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में, क्योंकि ये बहुत ही विस्तार पूर्वक फैला हुआ क्षेत्र, किसी एक से जुड़ा हुआ क्षेत्र नहीं है। तो इसमें तंत्रज्ञान है, विज्ञान है, कानून है, संचार है, टेलीकम्युनिकेशन है,
तो ये सभी अलग अलग क्षेत्र हैं, बैंकिंग है, इन सभी क्षेत्रों में भाषा के अलग अलग रूपों का उपयोग होता है, साहित्यिक रूप से भिन्न। इसलिए इन सभी रूपों को समेकित करके प्रयोजन मूलक हिंदी नाम दिया गया है। इसके इतिहास के संबंध में हम विचार करें, प्रयोजन मूलक हिंदी का इतिहास क्या है, तो किस तरह ये शब्द बना, तो अथवा इसकी शुरुआत कैसे हुई। भारत की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा शब्द का उपयोग हम जो कर रहे हैं, इसका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, राजनीतिक भाषा, प्रशासनिक भाषा, राजभाषा। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी संविधान द्वारा स्वीकृत है, और इससे पहले हिंदी सरकारी कामकाज अथवा प्रशासन की भाषा नहीं थी। जबकि मध्यकाल में मुसलमान शासक थे, और उस समय फारसी अथवा उर्दू, और उसके बाद अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजी हमारी राजनीतिक भाषा थी, राजकाज की भाषा थी, राजकीय भाषा थी। स्वतंत्र के बाद हिंदी हमारी राजभाषा बन गई। संविधान में इसे राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, राजभाषा अधिनियम, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के रूप में इसे स्वीकार किया गया, संघ की भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया। इसके फलस्वरूप हिंदी को साहित्य लेखन के साथ साथ अब तक अनछुए क्षेत्रों से होकर, जिन क्षेत्रों का संबंध ही नहीं था हिंदी से, उन क्षेत्रों में भी आज हिंदी का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी, सरकारी कामकाज, अर्थात सरकार के विभागों में जिस तरह कार्य चलता है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, विधि, विधि का मतलब है कानून, दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, व्यवसाय, बिजनेस, व्यवसाय का मतलब है कन्नडದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಾಯ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಬೇರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ बिजनेस, वाणिज्य, व्यवसाय वाणिज्य, व्यवसाय व्यापार है, हाँ, खेल कूद, पत्रकारिता, ये सभी अलग अलग क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में जहां आज हम हिंदी का प्रयोग देखते हैं, तो इसलिए हिंदी का ये प्रयोजन मूलक रूप अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा, परिकल्पना हमारे सामने आई। और इसका इतिहास अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश के भाषाविद श्री मोटूरी सत्यनारायण के प्रयासों ने सन 1972 में प्रयोजन मूलक हिंदी को स्थापना दी। उन्हें चिंता थी कि हिंदी कहीं केवल साहित्य की भाषा बनकर न रह जाए, उसे जीवन के विविध प्रकारों में, विविध फंक्शंस में, अभिव्यक्ति में समर्थ होना चाहिए। अर्थात अलग अलग फंक्शंस अथवा जो उपयोगिताएं होती हैं, प्रकार होते हैं, और उनको अभिव्यक्त करने में जो भाषा सक्षम रहती है तो वो चारों तरफ फैल जाती है, बढ़ जाती है, विकसित हो जाती है। हिंदी में ये गुण कम था, और इसको विकसित करना कैसे, इस समय में चिंता थी। श्री मोटूरी सत्यनारायण जो आंध्र प्रदेश के थे, और उन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता तो अनिवार्यता के संबंध में बातें की। बनारस में सन 1974 में आयोजित एक संगोष्ठी के बाद प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ। प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना आने के पहले भारत के विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर मुख्य रूप से हिंदी साहित्य एवं 8 प्रश्न पत्रों में से केवल एक प्रश्न पत्र में भाषा विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों एवं हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन अध्यापन हो रहा था। अर्थात हमारे यहाँ भारत के विश्वविद्यालयों में तो ये कोई पेपर ही नहीं था, प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित कोई पेपर नहीं था, और वहाँ भाषा विज्ञान से संबंधित एक ही पेपर हुआ करता था। लेकिन आजकल भाषा विज्ञान से संबंधित अलग कोर्स ही चलता है, और इसके साथ साथ प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित अलग कोर्स चलता है। लेकिन मोटूरी सत्यनारायण ने विचार सामने रखा कि साहित्य एवं प्रशासन के क्षेत्रों के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग एवं व्यवहार होता है, उनके अध्ययन और अध्यापन की भी आवश्यकता है। ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಟೂರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷಾ ರೂಪಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ
ಮಾನಕೀಕರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು. अर्थात इन विभिन्न क्षेत्रों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग एवं व्यवहार अनिवार्य है और उन सबको कैसे स्टैंडर्डाइज करें अथवा मानकीकरण करने की आवश्यकता है, तो उनके अध्ययन अथवा अध्यापन की आवश्यकता के संबंध में सबसे पहले उन्होंने अपने विचार रखे। हिंदी भारत की राजभाषा ही नहीं, संपर्क भाषा और जनभाषा भी। आपके पाठ्यक्रम में एक और विषय है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा नाम से, तो दूसरी क्लास में उस संबंध में विचार करेंगे। हिंदी भारत की राजभाषा ही नहीं, संपर्क भाषा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, जनभाषा, सामान्य जनता की भाषा, पब्लिक स्पीकिंग लैंग्वेज। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಈ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. सुखद सूचना यह है अर्थात खुशी की बात यह है कि विविध विश्वविद्यालयों के हिंदी के पाठ्यक्रमों में सिलेबस में आजकल प्रयोजनमूलक हिंदी को स्थान दिया जा रहा है। प्रयोजनमूलक हिंदी आज भारत के बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है, अर्थात विस्तार में इसका अध्ययन किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसकी महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत सरकार तो एक है और उसके अधीन में बहुत सारे राज्य सरकारें हैं, तो जहां स्थानीय भाषाएं बोली जाती है और इसलिए एक संघ भाषा की अनिवार्यता है और इसी कारण से हिंदी को संघ भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में एक रूपता लाने के लिए और दोनों के बीच में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने के लिए राजभाषा की आवश्यकता है और राजभाषा के रूप में हिंदी को हमने स्वीकार कर लिया है हमारे संविधान में। आज इसने कंप्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन आदि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿಯ ಬಳಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रम, रक्षा, सेना, इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, विश्वविद्यालय, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय आदि कोई भी क्षेत्र हिंदी से अछूता नहीं रह गया है। इष्टೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು। चिट्ठी पत्री, पत्र व्यवहार, लेटर पैड, स्टॉक रजिस्टर, लिफाफे, एनवलप, मोहरे, सील्स, नामपट्ट, नेम प्लेट्स, स्टेशनरी अर्थात लिखने की सामग्री के साथ साथ कार्यालय ज्ञापन, ऑफिशियल मेमोरेंडम, परिपत्र, सर्कुलर, आदेश, ऑर्डर, राजपत्र, गजट, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, अनुस्मारक, रिमाइंडर, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, निविदा, टेंडर, नीलाम, ऑक्शन, इसी तरह अपील, केबलग्राम, मंजूरी पत्र, स्वीकृति पत्र, पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को स्वतः सिद्ध कर दिया है। कुल मिलाकर यह कि पर्यटन बाजार अर्थात टूरिज्म, तीर्थस्थल, कल कारखाने, कचहरी, दफ्तर, कार्यालय आदि सब अब प्रयोजनमूलक हिंदी की जद में आ गए हैं। ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಮೂಲಕ ಹಿಂದಿಯ ಒಳಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಅದರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, तो हिंदी के ये भिन्न रूप हैं, अलग अलग रूप हैं और इन सबको मिलाकर ही तो प्रयोजनमूलक हिंदी का नाम दिया गया है। हिंदी के लिए शुभ है, सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयोग के कौन से क्षेत्र हैं? विभिन्न क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया जाता है, इनको हम अलग अलग रूपों में देखते हैं, अर्थात इनके प्रधान क्षेत्रों को हम यहाँ देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। प्रयोग के विभिन्न क्षेत्र हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न रूपों का आधार उनका प्रयोग क्षेत्र होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के भेदों की गणना संभव नहीं है, क्योंकि जितने सारे अलग अलग क्षेत्र हैं, संदर्भ हैं, तो वहां हिंदी का अलग रूप बनता है। अध्ययन के लिए किसी विवेच्य के भेद प्रभेद करने होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ
का अध्ययन करना है तो तभी तो यहाँ विहंगम दृष्टि से ही तो इसका वर्गीकरण यहाँ किया जा रहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो यहाँ प्रमुख क्षेत्रों का ही हम अध्ययन करेंगे, सभी क्षेत्रों का अध्ययन संभव नहीं है। ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆಯಾಗ್ತದೆ, फंक्शनल हिंदी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि साहित्यिक प्रयुक्ति, प्रयुक्ति का मतलब है प्रयोग, ಪ್ರಯುಕ್ತಿ का अर्थ है प्रयोग। ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ। ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಷೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ। ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ। साहित्यिक प्रयुक्ति, साहित्यिक प्रयोग। साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। साहित्यिक भाषा काफी विशिष्टताएं लिए होती है, इसलिए वो लेखकों तथा विशिष्ट पाठकों तक सीमित रहती है। साहित्यिक भाषा में जनसामान्य के जीवन के साथ साथ दर्शन, दर्शन का अर्थ है फिलॉसफी, राजनीति, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी तथा संस्कृति, कल्चर का आलेख पाया जाता है। ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಇರ್ತದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಇರ್ತದೆ, ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ತದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತವೆ। हिंदी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा बहुत पुरानी है और इस तरह साहित्य का प्रयोग की परंपरा पुरानी है और बहुत बड़ी भी है। और इसके अलावा एक और प्रयुक्ति का क्षेत्र हम देख सकते हैं, प्रयोगों का क्षेत्र देख सकते हैं, वाणिज्यिक प्रयुक्ति। ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ, ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ, ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ। वाणिज्यिक प्रयोग, वाणिज्यिक प्रयुक्ति। वाणिज्य या व्यापार हिंदी भाषा के प्रयोग का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, बीमा, इंश्योरेंस, बैंकिंग तथा आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि क्षेत्रों का समावेश होता है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा से काफी भिन्न होती है, क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह के पेशे होते हैं, अलग अलग तरह के काम होते हैं, उनसे संबंधित एक जार्गन, वृत्ति भाषा रहती है। अंग्रेजी में जिसे जार्गन कहते हैं, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ವೃತ್ತಿ ಭಾಷಾ कहते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಇರ್ತದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ ಇರ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಹಿಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದಗಳ ಭಂಡಾರವೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಇದೆ। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा से काफी भिन्न होती है, जैसे सोने में उछाल, चांदी मंदा, तेल की धार ऊंची। शेयर मार्केट की जब खबरें हम सुनते हैं, जब हिंदी में तो वो खबरें सुनने का अवसर मिलता है, तब तो ये सभी शब्द हमारे कानों पर पड़ते हैं। सोने में उछाल, सोने के भाव में उछाल, चांदी मंदा, तेल की धार ऊंची आदि। हिंदी भाषा की वाणिज्यिक प्रयुक्ति का क्षेत्र काफी विस्तृत और अत्यंत लोकप्रिय है। ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗ वाणिज्यिक प्रयोग, वाणिज्यिक प्रयुक्ति। उसके बाद कार्यालयी प्रयुक्ति। कार्यालयी प्रयुक्ति ऑफिशियल प्रोसीजर, तो जहां दफ्तरों में, सरकारी कार्यालयों में अथवा निजी कार्यालयों में, वाणिज्यिक कार्यालयों में हम भाषा का उपयोग पाते हैं, और वहां भी तो भाषा की अनिवार्यता है, बिना भाषा की तो कुछ तो नहीं होता। कार्यालय में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है तो वह अलग ढंग की होती है। हिंदी भाषा के अत्यंत आधुनिक एवं सर्वोपयोगी प्रयुक्ति में कार्यालयी, ऑफिशियल प्रयुक्ति आती है। कार्यालयी हिंदी का प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज में होता है, जहां हिंदी में मसौदा लेखन, ड्राफ्टिंग, टिप्पणी लेखन, नोटिंग, पत्राचार, लेटर राइटिंग, संक्षेपण, प्रेसी राइटिंग, प्रतिवेदन, रिपोर्ट राइटिंग, अनुवाद, ट्रांसलेशन, ये सभी अलग अलग क्षेत्र हैं। तो यहाँ हिंदी का भी उपयोग हो रहा है। प्रशासनिक भाषा, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज, और बोलचाल की भाषा, सामान्य जनता की भाषा में पर्याप्त अंतर है। कार्यालयी भाषा की अपने विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली होती है। ಕಾರ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ। ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಾವಳಿ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್।
टेक्निकल इसलिए कहते हैं अथवा इनको परिभाषित शब्द कहते हैं क्योंकि इन शब्दों की अर्थ व्याप्ति को सीमित रखा जाता है, इनको डिफाइन किया जाता है, इनकी परिभाषा दी जाती है। अर्थ का विस्तार कितना है, अर्थ में क्या रखा जाए क्या न रखा जाए। तो खासकर कानून के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, लीगल भाषा में जब हम देखते हैं कि वहां प्रत्येक शब्द को डिफाइन किया जाता है, उसका अर्थ क्या है, अर्थ की सीमितता है, अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली, पद रचना तथा आदि पाए जाते हैं कार्यालयी भाषा में। इस तरह कार्यालयी प्रयुक्ति महत्वपूर्ण प्रयुक्ति है आजकल। और उसके बाद जनसंचार एवं विज्ञापन प्रयुक्ति। जनसंचार का मतलब है टेलीकम्युनिकेशन, विज्ञापन एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट, इन दोनों क्षेत्रों में आज हिंदी का उपयोग हो रहा है। और इस तरह जनसंचार एवं विज्ञापन प्रयुक्ति एक महत्वपूर्ण प्रयुक्ति के रूप में देखी जाती है आज। विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग और जनसंचार, टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में हिंदी का भरपूर उपयोग हो रहा है। आज हिंदी के समाचार पत्र विश्व के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले पत्र बन गए हैं। आकर्षक वाक्य विन्यास, शब्दों का उचित चयन, वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवाहमय भाषिक संरचना, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೇಗವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸಂರಚನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ। वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवाहमय भाषिक संरचना आदि विज्ञापन की भाषा के मुख्य तत्व है। तो विज्ञापन के क्षेत्र में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा जहाँ असरदार हो, प्रभावशाली हो, टची हो, हृदय को छूने वाली हो, तभी तो विज्ञापन वहां लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं। उनका उद्देश्य भी तो वही, आकर्षक वाक्य विन्यास, शब्दों का उचित चयन, वैशिष्ट्यपूर्ण प्रवाहमय भाषिक संरचना आदि विज्ञापन की भाषा के मुख्य तत्व है। वर्तमान युग में हिंदी के विज्ञापन भाषा का रूप जनसंचार के माध्यमों, जनसंचार के माध्यम है। जनसंचार कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, जनसंचार का अर्थ है पब्लिक कम्युनिकेशन, जिन्हें टेलीकम्युनिकेशन भी कहा जाता है क्योंकि आज पब्लिक कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन बन गया है। जनसंचार के अलग अलग माध्यम है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, सिनेमा है, ये सभी तो ಜನಸಂಚಾರ के अलग अलग माध्यम है। ಹಾಗಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನ, ಟೆಲಿವಿಷನ್, ದೂರದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದರ್ಶನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಇದು। वर्तमान युग में हिंदी के विज्ञापन भाषा का रूप जनसंचार के माध्यमों आदि आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में विज्ञापन का बड़ा महत्व है। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ರೇಡಿಯೋ, ದೂರದರ್ಶನ, ಸಿನಿಮಾ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೇ। ನಾವು ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಹಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದರ 10 ಪಟ್ಟು ಅವರು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇವೆ। वर्तमान युग में हिंदी के विज्ञापन भाषा का रूप, विज्ञापन की जो भाषा है, भाषा का जो रूप है, और वो इन सभी जनसंचार के माध्यमों में प्रयुक्त होते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि। इस तरह जनसंचार एवं विज्ञापन की प्रयुक्ति बहुत महत्वपूर्ण प्रयुक्ति हो गई है। तो उसमें बड़ा कारोबार चलता है, संपत्ति का टर्नओवर होता है, धन का ಕಾರೋಬಾರ್ ಚಲ್ತಾ, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣದ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ। ಅದರ ನಂತರದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्ति। प्रयोजन मूलक हिंदी का एक और प्रसिद्ध क्षेत्र है विधि। विधि का मतलब है कानून, और कानूनी भाषा, विधि की भाषा, कानूनी भाषा की प्रयुक्ति। अगर ये कानूनी क्षेत्रದಲ್ಲಿ लीगल लैंग्वेज, यहाँ लीगल लैंग्वेज प्रयोग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में अब भी तो अंग्रेजी ही चलती है। हमारे सभी कानूनी कार्रवाइयां अदालत में आज भी तो अंग्रेजी में ही होती हैं, लेकिन उनका अनुवाद किया जाता है हिंदी में, कन्नड़ में, अन्य भाषाओं में। और इस तरह ये जो अन्य भाषाओं का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि सामान्य जनता विधि के संबंध में कुछ नहीं जानती, और इसलिए उनको उनकी अपनी भाषा में ये सब समझाने की आवश्यकता होती है।
और इसलिए विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में भी सामान्य जनता की भाषा का उपयोग अनिवार्य है, आवश्यक है। इसके अंतर्गत विधान, कानून, कानूनी प्रक्रिया जैसे न्यायालय में बहस आदि, निर्णय, न्यायाधीश तीर्पु, जजमेंट, निर्णय आदि की भाषा आती है। आज हिंदी का उपयोग कई उच्च न्यायालयों में होने लगा है। ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹಿಂದಿಯ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೀತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಕೀಲರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಜಡ್ಜ್ಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಾನೀಯ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. आज भी तो अंग्रेजी से हम जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी पर निर्भर हैं, उसका अनुवाद ही किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये क्षेत्र भी विकसित होता जा रहा है। इसके अंतर्गत विधान, कानूनी प्रक्रिया, न्यायालय में बहस आदि, निर्णय आदि की भाषा आती है। आज हिंदी का उपयोग कई उच्च न्यायालयों में होने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय में भी सभी निर्णयों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रदान किया जा रहा है। विधि में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दावली के स्थान पर हिंदी शब्दावली तैयार की गई है। शब्दकोश निर्माण समिति, भारत सरकार ने शब्दकोश निर्माण समिति का सृजन किया है। एक लंबे अरसे से ये समिति कार्य कर रही है, अनुवाद कर रही है और शब्दकोशों का निर्माण कर रही है। आज भारत में सैकड़ों की संख्या में शब्दकोश उपलब्ध है। अलग अलग क्षेत्र में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, तो उन सभी शब्दों को संग्रहित कर अलग अलग ढंग के शब्दकोश निर्मित किए गए। ನೂರಾರು ಶಬ್ದಕೋಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಅದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಬ್ದಕೋಶ ಇದೆ, ಕಾನೂನಿ ಶಬ್ದಕೋಶ है। विधि में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दावली के स्थान पर हिंदी शब्दावली तैयार की गई है और उसका उपयोग भी हो रहा है। विधि का क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो ये आवश्यकता है, अनिवार्यता है लोगों के लिए, क्योंकि कब तक का वकील की बात हम सुनते रहेंगे और उस पर निर्भर करेंगे। तो न्यायाधीश ने जो जजमेंट दिया है, निर्णय दिया है, अथवा कोर्ट में जो भी दायर करना है, याचिका दायर करनी है, उस वक्त हम जो कहेंगे वकील क्या वही कहेंगे, इस संबंध में कुछ कहा नहीं जाता। और जज ने, न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया है, क्या वो समझ पाएंगे, हम अंग्रेजी समझ पाएंगे? शायद सभी लोग समझ नहीं पाएंगे। ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು, ಜಮೀನಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯ, ಯಾವುದು ಹೊಡೆದಾಟದ ಕೇಸುಗಳು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನ, ಕಾನೂನಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ನಿಜವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನೀಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. लेकिन आज भी तो अंग्रेजी में ही तो ये सब चल रहा है, विडंबना। वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयुक्ति, यहाँ विज्ञान के क्षेत्र में अथवा तंत्रज्ञान अथवा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भाषा का, हिंदी भाषा का उपयोग होता है। अर्थात जनसामान्य की भाषा का उपयोग जहाँ होता है उसे प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी का उपयोग विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में भी हो रहा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी से तात्पर्य हिंदी के उस स्वरूप से है, इसका प्रयोग विज्ञान और तकनीकी विषयों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। 1961 में भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा भिन्न होती है। तो पहले मैंने जो कहा था, जार्गन, वृत्ति भाषा का उपयोग यहाँ भी होता है। अभी तो केमिस्ट्री से संबंधित जिन हिंदी शब्दों का उपयोग हम करेंगे तो सामान्य लोग समझ नहीं पाएंगे। फिजिक्स से संबंधित जिन शब्दों का उपयोग हम हिंदी में करेंगे तो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, ये अलग भाषा होती है। अतः इसके लिए हिंदी, संस्कृत के साथ अंतरराष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग करते हुए शब्दावली का निर्माण किया गया है। ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವೆಸ್ಟ್ ನಿಂದ, ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತಿದೆಯೋ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಿವೆ. ನೂರಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು? ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಆಗಿದೆ. विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में शब्दकोश का निर्माण हो चुका है। हिंदी के, संस्कृत के और अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का भी प्रयोग यहाँ किया जाता है। शब्दावली का निर्माण किया गया है। तो ये अलग अलग ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ है, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದಿಷ್ಟು. प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं क्या है, इस संबंध में हमें देखना है. ಏನು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದ अध्ययन ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं. प्रयोजन मूलक भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है. यहाँ हिंदी के संदर्भ में हम इसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, लेकिन बाकी सभी भाषाओं की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रयोजन मूलक भाषा है, फंक्शनल लैंग्वेज. जहां भी जिस भाषा का उपयोग साहित्येतर क्षेत्र में होता है तब उसे प्रयोजन मूलक भाषा हम कहते हैं. इसकी विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता है वैज्ञानिकता. ಪ್ರಯೋಜನ ಮೂಲಕ ಶಬ್ದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ होते हैं. ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಶಬ್ದಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. पारिभाषिक शब्द होते हैं, परिभाषित शब्द होते हैं, अर्थात इन शब्दों की परिभाषा दी जाती है, इनकी अर्थ सीमा निश्चित की जाती है, अर्थ व्याप्ति सुनिश्चित की जाती है. किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है, जो शब्द से ही प्रतिध्वनित होता है. ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं. हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है. दूसरी विशेषता है अनुप्रयुक्तता, अर्थात यूटिलिटी. अनुप्रयोग का मतलब है यूटिलिटी, उपयोगिता. उपसर्ग, प्रत्यय और सामासिक शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी के प्रयोजन मूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರ್ತವೆ. उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक शब्दों की बहुलता के कारण, अधिकता के कारण हिंदी की प्रयोजन मूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ है. इसलिए हिंदी की शब्दावली का अनुप्रयोग अर्थात इनका उपयोग सहज है. वाच्यार्थ प्रधानता. तीसरी विशेषता है वाच्यार्थ प्रधानता, अभिधार्थ प्रधानता. यहाँ शब्द का सीधा अर्थ लिया जाता है. साहित्य में जिस तरह उसका लक्ष्यार्थ अथवा व्यंग्यार्थ लिया जाता है, उसका निषेध है यहाँ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಳವಾದ ನೇರವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ, ಅಭಿಧಾರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ. ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ. हिंदी के पर्याय शब्दों की संख्या अधिक है, अतः ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में इसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले भिन्न पर्याय चुनकर नए शब्दों का निर्माण संभव है. इससे वाचिक शब्द ठीक वही अर्थ प्रस्तुत कर देता है, अतः हिंदी का वाच्यार्थ भ्रांति नहीं उत्पन्न करता. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ शब्दकोशವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. वाच्यार्थ प्रधान शब्दों का उपयोग जहाँ किया जाता है प्रयोजन मूलक भाषा में. सरलता और स्पष्टता बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है ये प्रयोजन मूलक भाषा की. प्रयोजन मूलक भाषा सरल होनी चाहिए और उसमें जो कहा जा रहा है तो वो स्पष्ट हो. ये दोनों तत्व अनिवार्य. हिंदी के प्रयोजन मूलक शब्दावली सरल और एकार्थक है. ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. एम्बिग्विटी अवकाश ಇಲ್ಲ. एकार्थक है जो प्रयोजन मूलक भाषा का मुख्य गुण है. प्रयोजन मूलक भाषा में अनेकार्थकता दोष है. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳಿದ್ರೆ, ಮೂರು ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದೋಷವಾಗ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವೀಕೃತ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದು निषिद्ध. हिंदी शब्दावली इस दोष से मुक्त है. इस तरह प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी एक समर्थ भाषा है. स्वतंत्रता के पश्चात प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिंदी में न केवल तकनीकी शब्दावली का विकास हुआ है, वरन विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया है, चौकटे में ढाल लिया है. आज प्रयोजन मूलक क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तक की शब्दावली हिंदी में उपलब्ध है और निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಮೂಲಕ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಲೂ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप तो हिंदी ने स्वीकार कर लिया है, अपने में मिला लिया है. प्रयोजन मूलक क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तक की शब्दावली हिंदी में उपलब्ध है. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ
ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇವೆ. प्रयोजनमूलक हिंदी एवं केंद्रीय हिंदी संस्थान, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना हुई है। इसका संपूर्ण विवरण तो मैं यहाँ नहीं दे सकता, तो उसकी अनिवार्यता भी नहीं है। और यहाँ केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदी का अध्ययन होता है, प्रयोजन मूलक हिंदी के संबंध में अध्ययन होता है। तो यहाँ पाठ्यक्रम का संशोधन पुनर्गठन चलता है। तो ये काम हिंदी संस्थान अच्छी तरह से कर रहा है। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी के संबंध में कुछ बातें हैं। तो आपके लिए एक विषय यहाँ रखा गया है, प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित ये विषय यहाँ हम समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।